जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अगली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं। 1933 में महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में अछूतो उद्धार आंदोलन या हरिजन उद्धार आंदोलन या दलित उत्थान आंदोलन चला रहे थे। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि दूसरी बार महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य क्या था। महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे हरिजन उत्थान के उद्देश्य से। भारतवर्ष में महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 से प्रारंभ किया गया था हरिजन उत्थान आंदोलन, और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ भी आते हैं। 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में रहते हैं महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। लेकिन महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि किस प्रकार से, किस उद्देश्य के कारण महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुलाकात होती है पुणे के यरवदा जेल में। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से निवेदन करते हैं कि आपको महात्मा गांधी से पुणे के यरवदा जेल में मिलना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी से मिलते हैं पुणे के यरवदा जेल में, और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। इसके बाद महात्मा गांधी 25 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल से रिहा होते हैं और 30 सितंबर 1932 को प्रारंभ करते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ। इसके उद्देश्य होते हैं कि भारतवर्ष में हरिजनों या दलितों से जो छुआछूत की भावना रखी जाती है उसके बारे में जन जन तक शिक्षा पहुंचाई जाए कि हमें हरिजनों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली के किंग्सवे कैंप में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई। बाद में एक साल बाद 13 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम परिवर्तन किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, और इसका नाम रखा जाता है हरिजन सेवक संघ तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया जाता है। इसी उद्देश्य के साथ हरिजन उत्थान या दलित उत्थान या अछूतों का उद्धार के उद्देश्य से महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ आते हैं। तो इस प्रकार से यह होता है महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। ध्यान, इसकी पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल से छूटने के बाद काफी कमजोर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में जब मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी को बताते हैं कि आज भी भारत में हरिजनों दलितों के साथ
छुआछूत की भावना, सामाजिक छुआछूत की भावना रखी जाती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने निर्णय ले लिया कि जैसे ही मैं पुणे के यरवदा जेल से छूटूंगा, हमारे द्वारा दलित उत्थान के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। यह है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह आपका पकड़ना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल से रिहा होते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को दिल्ली के किंग्सवे कैंप, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से, दिल्ली के किंग्सवे कैंप में अखिल भारतीय, दिल्ली के किंग्सवे कैंप में अखिल भारतीय अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की जाती है। निवारण संघ की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक होते हैं, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हरिजन उत्थान के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक होते हैं महात्मा गांधी और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम दास बिड़ला तथा इसके सचिव बनाए जाते हैं अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल ठक्कर इसके सचिव बनाए जाते हैं अमृतलाल ठक्कर। ध्यान दीजिएगा, इस छुआछूत निवारण संघ के स्थापना का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान या दलित उत्थान या दलित उद्धार, दलित उत्थान या इसे हम कह सकते हैं अछूतों का उद्धार, अछूतों का उद्धार। अर्थात दलितों या हरिजनों को भी समान समाज में समानता का दर्जा प्रदान किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली के किंग्सवे कैंप में 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा पुणे के यरवदा जेल से रिहा होकर अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ या छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव बनाए जाते हैं अमृतलाल ठक्कर। इनका मुख्य उद्देश्य होता है हरिजन उत्थान, दलित उत्थान तथा हरिजनों का, अछूतों का उद्धार। 13 सितंबर 1933, एक साल बाद 13 सितंबर 1933 अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत निवारण संघ का नाम परिवर्तन करके किया जाता है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ इसका नाम परिवर्तन किया जाता है और इसे बना दिया जाता है हरिजन सेवक संघ। और इसी दौरान हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका चलाई जाती है, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका चलाई जाती है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसका नाम परिवर्तन करके किया गया है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई।
अब इसी दौरान महात्मा गांधी संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करेंगे और हरिजन का उत्थान आंदोलन चलाएंगे या अछूतो उद्धार आंदोलन चलाएंगे। इसी बीच महात्मा गांधी आएंगे छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी आएंगे छत्तीसगढ़ और महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आते हैं दुर्ग। महात्मा गांधी का सबसे पहले छत्तीसगढ़ आगमन होता है दुर्ग रेलवे स्टेशन में। तो महात्मा गांधी अछूतो उद्धार के क्षेत्र में अछूतो आंदोलन के लिए आए, संपूर्ण भारतवर्ष में घूमेंगे और इसी बीच आएंगे छत्तीसगढ़। तो यह होगा महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। और महात्मा गांधी रहेंगे छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 और महात्मा गांधी का सबसे पहले आगमन होता है दुर्ग में, दुर्ग रेलवे स्टेशन में। महात्मा गांधी का दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त और महात्मा गांधी का सबसे पहले भाषण भी होता है दुर्ग में। और यहां एक दिन दुर्ग में महात्मा गांधी घनश्याम सिंह गुप्त के निवास स्थल में ठहरते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी पहुंचेंगे रायपुर। यहां पर महात्मा गांधी आते हैं रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में महात्मा गांधी का स्वागत करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल और महात्मा गांधी रायपुर में रहते हैं। एक दिन महात्मा गांधी रहेंगे दुर्ग में 22 नवंबर 1933 को और सुबह 23 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी कुम्हारी जाते हैं, कुम्हारी से उसी दिन जाते हैं रायपुर में महात्मा गांधी कुल रहते हैं 23 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी का आवास स्थल रायपुर में बनाया जाता है। महात्मा गांधी का आवास स्थल रायपुर में बनाया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान को, जहां महात्मा गांधी 23 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक रहते हैं। और इसी बीच महात्मा गांधी जाते हैं धमतरी से जाते हैं राजिम से जाते हैं बलौदा बाजार, भाटा, पारा, मुंगेली होते हुए महात्मा गांधी पहुंचते हैं बिलासपुर और बिलासपुर से वापस आते हैं रायपुर और रायपुर से महात्मा गांधी 28 नवंबर 1933 को वापस निकल जाते हैं नागपुर के रास्ते अहमदाबाद। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर 1933 से रहते हैं 28 नवंबर 1933 तक। यह है महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। यह है महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन, जहां पर महात्मा गांधी सबसे पहले पहुंचते हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन में, जहां महात्मा गांधी का स्वागत किया जाता है घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी दुर्ग से जाते हैं कुम्हारी से रायपुर से आते हैं धमतरी से राजिम। जब महात्मा गांधी राजिम पहुंचते हैं और राजिम में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि मुझसे 8 साल पहले, मैं आज 1933 में चला रहा हूं अछूतो उद्धार आंदोलन, लेकिन मुझसे 8 साल पहले 23 नवंबर 1925 को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का प्रवेश, हरिजनों का प्रवेश करवाया गया था। अर्थात छत्तीसगढ़ में 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अछूतों उद्धार आंदोलन के तहत हरिजनों का राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतो उद्धार के क्षेत्र में, हरिजन उत्थान के क्षेत्र में, दलित उत्थान के क्षेत्र में अपना अग्रणी या गुरु कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का दूसरी बार आगमन। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन जो हुआ है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में रहे हैं 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक। तो इसे हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं
छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में महात्मा गांधी का अछूतो उद्धार आंदोलन, हरिजन उत्थान आंदोलन, दलित उत्थान आंदोलन, जिसके कारण महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन होता है 22 नवंबर 1933 को, और महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में रहते हैं 28 नवंबर 1933 तक। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं 1933 की अगली घटना, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ दूसरी बार आगमन, दूसरी बार आगमन, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में रहेंगे 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक, 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को दिल्ली के किंग्सवे कैंप से प्रारंभ किया जाता है अखिल भारतीय अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ, जिसके अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला तथा सचिव बनाए जाते हैं अमृतलाल ठक्कर। इसका उद्देश्य होता है संपूर्ण भारतवर्ष में अछूतो उद्धार आंदोलन चलाना, दलित उत्थान आंदोलन चलाना या हरिजन उत्थान आंदोलन चलाना। लेकिन एक साल बाद 13 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम परिवर्तन करके किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ, और इसी के तहत हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका चलाई जाती है। अब महात्मा गांधी अछूतो उद्धार आंदोलन को संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर लोगों को जागृत करते हैं और समाज से हरिजनों के प्रति जो छुआछूत की भावना रखी जाती है उसे दूर करते हैं। इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन होगा। अब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है अछूतो उद्धार आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, तो महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं दुर्ग, नागपुर के रास्ते महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं दुर्ग। यह है दुर्ग। दुर्ग रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। महात्मा गांधी के साथ आने वाले प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं मीराबेन, ठक्कर बापा तथा महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का सबसे पहले आगमन होता है, महात्मा गांधी का सबसे पहले आगमन होता है दुर्ग में, और महात्मा गांधी के साथ आते हैं महात्मा गांधी के साथ आने वाले सहयोगी होते हैं मीराबेन। महात्मा गांधी के साथ आने वाले सहयोगी होते हैं मीराबेन, ठक्कर बापा तथा महादेव देसाई। महादेव देसाई है महात्मा गांधी के निजी सचिव।
महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई, ये महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ आते हैं। ध्यान। तो महात्मा गांधी का नागपुर के रास्ते महात्मा गांधी दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। महात्मा गांधी का जब छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन होता है तो महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं दुर्ग। महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं दुर्ग। महात्मा गांधी का दुर्ग आगमन, महात्मा गांधी का दुर्ग आगमन, सबसे पहले महात्मा गांधी आते हैं दुर्ग। महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं दुर्ग 22 नवंबर 1933 को। 22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी का दुर्ग आगमन, महात्मा गांधी का दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं। दुर्ग आगमन, महात्मा गांधी का दुर्ग आगमन, और महात्मा गांधी का दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त महात्मा गांधी का दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का सबसे पहले आगमन होता है। इनके दूसरी बार जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी आते हैं दुर्ग, और दुर्ग में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। महात्मा गांधी दुर्ग आते हैं और दुर्ग के मोती तालाब के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी भाषण देते हैं। महात्मा गांधी दुर्ग के मोती तालाब के मैदान में 50,000 से भी अधिक लोगों को संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी दुर्ग के मोती तालाब के दुर्ग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। जनसभा का महात्मा गांधी संबोधन करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी यहां भाषण देते हैं। ध्यान। महात्मा गांधी सबसे पहले 22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी का दुर्ग आगमन होता है और महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। महात्मा गांधी मोती तालाब के मैदान में पहुंचते हैं और यहां विशाल जनसभा का आयोजन करते हैं। यहां 50,000 से भी अधिक लोगों का जमावड़ा रहता है, भीड़ रहता है, जिसे महात्मा गांधी संबोधित करते हैं। अंत में दुर्ग के निवासियों के द्वारा महात्मा गांधी को हरिजन सेवक संघ के तहत हरिजनों के कल्याण के लिए जो एक कोष बनाया गया है, हरिजन कल्याण कोष, उसके लिए 2,000 रुपए का चंदा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से दुर्ग के निवासियों के द्वारा महात्मा गांधी को हरिजन कल्याण कोष की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को ही की गई थी, जिसके तहत भारतीय अपना चंदा हरिजन कल्याण कोष में डाल सकते हैं, ताकि हरिजन कल्याण कोष में जो भी पैसा धनराशि जमा होगी उससे हरिजनों का उत्थान का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से दुर्ग के निवासियों के द्वारा 2,000 रुपए का चंदा महात्मा गांधी के हरिजन कल्याण कोष में जमा किया जाता है और इसे प्रदान करने का कार्य करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। इसे प्रदान करने का काम करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 को सबसे पहले आते हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। इसके बाद महात्मा गांधी दुर्ग स्थित मोती तालाब के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। अंततः दुर्ग के निवासियों के तरफ से घनश्याम सिंह गुप्त महात्मा गांधी को हरिजन कल्याण कोष में जमा करने हेतु 2,000 रुपए का चंदा प्रदान करते हैं और 22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी दुर्ग में ही घनश्याम सिंह गुप्त के
घर में एक दिन ठहरते हैं। इसके बाद 22 नवंबर 1933 के एक रात को महात्मा गांधी घनश्याम सिंह गुप्त के निवास स्थल में ठहरते हैं और इसके बाद 23 नवंबर अगले दिन सुबह 23 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और महात्मा गांधी 23 नवंबर 1933 को रायपुर पहुंचने से पहले आते हैं कुम्हारी। महात्मा गांधी रायपुर आने से पहले आते हैं दुर्ग जिले के ही कुम्हारी में, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी 22 नवंबर की रात बिताते हैं घनश्याम सिंह गुप्त के घर में और सुबह 23 नवंबर 1933 को आते हैं कुम्हारी। इसके बाद 23 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं कुम्हारी। महात्मा गांधी का कुम्हारी आगमन, महात्मा गांधी का कुम्हारी आगमन, महात्मा गांधी का कुम्हारी आगमन होता है 23 नवंबर 1933 को। कुम्हारी में आमापारा के मिशनरियों के द्वारा महात्मा गांधी का स्वागत किया जाता है। महात्मा गांधी का कुम्हारी के आमापारा में, कुम्हारी के आमापारा में एक विशाल जनसभा का संबोधन किया जाता है और यहां पर महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं मिशनरी समाज के द्वारा महात्मा गांधी का कुम्हारी में स्वागत किया जाता है 23 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी का कुम्हारी के आमापारा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है और यहां से महात्मा गांधी 23 नवंबर 1933 को ही पहुंचते हैं रायपुर। यह है रायपुर। इसके बाद महात्मा गांधी पहुंचते हैं 23 नवंबर 1933 को रायपुर, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के साथ आए थे मीराबेन ठक्कर बापा महादेव देसाई, जो कि थे महात्मा गांधी के निजी सचिव, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं रायपुर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं रायपुर। महात्मा गांधी का स्वागत होता है रायपुर में 23 नवंबर 1933 महात्मा गांधी का रायपुर आगमन, महात्मा गांधी का रायपुर आगमन। महात्मा गांधी अब 23 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक रायपुर में ही ठहरकर बाकी स्थानों पर भ्रमण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर रायपुर में महात्मा गांधी का आवास स्थल बनता है, महात्मा गांधी का आवास व्यवस्था की जाती है, महात्मा गांधी के आवास की व्यवस्था की जाती है, महात्मा गांधी के आवास की व्यवस्था की जाती है पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में। अर्थात जब 23 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी का रायपुर आगमन होता है तो महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस प्रकार से पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी का रायपुर में स्वागत किया जाता है और महात्मा गांधी के आवास की व्यवस्था की जाती है, महात्मा गांधी के आवास के व्यवस्था की जाती है पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में महात्मा गांधी के आवास की व्यवस्था की जाती है पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में। अब महात्मा गांधी रायपुर में कुल 23 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक ठहरते हैं और महात्मा गांधी रायपुर में 23 नवंबर 1933 को अपना पहला संबोधन करते हैं मोती बाग में, रायपुर के मोती बाग में। मोती बाग का ही पुराना नाम है, प्राचीन नाम है विक्टोरिया गार्डन।
इसी का ही पुराना नाम है विक्टोरिया गार्डन। महात्मा गांधी 23 नवंबर 1933 को रायपुर में अपना पहला भाषण देते हैं। मोती बाग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। मोती बाग का ही पुराना नाम है, प्राचीन नाम है विक्टोरिया गार्डन। तो 23 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी एक विशाल जनसभा का संबोधन करते हैं, जनसभा का संबोधन करते हैं। महात्मा गांधी 23 नवंबर 1933 को रायपुर स्थित मोती बाग, जिसका प्राचीन नाम है विक्टोरिया गार्डन में एक विशाल जनसभा का संबोधन करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी यहां भाषण देते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी एक दिन बाद रायपुर में ही 24 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी 24 नवंबर 1933 को रायपुर स्थित हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा का संबोधन करते हैं। वर्तमान में रायपुर स्थित इसी हाई स्कूल का नाम रखा गया है पंडित माधवराव सप्रे हाई स्कूल। इसका पहले नाम था रायपुर हाई स्कूल, जिसका आज नाम है पंडित माधवराव सप्रे हाई स्कूल। 24 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी पंडित माधवराव सप्रे हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा का संबोधन करते हैं। महात्मा गांधी 24 नवंबर 1933 को पंडित माधवराव सप्रे हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा का संबोधन करते हैं, अर्थात भाषण देते हैं। दूसरा, 24 नवंबर 1933 को ही महात्मा गांधी रायपुर के मोहदापारा स्थित हरिजन बस्ती में जाते हैं और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं राजकुमार कॉलेज रायपुर में। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य इस समय रहते हैं 1933 की स्थिति में श्री स्मिथ पियर्स। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में यह मिस्टर स्मिथ पियर्स के द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। उनको पता था अब मैं अगर महात्मा गांधी को राजकुमार कॉलेज में बुला रहा हूं तो इसका मुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। अंततः 24 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं राजकुमार कॉलेज, रायपुर के राजकुमार कॉलेज। यहां पर महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं और महात्मा गांधी यहां पर राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं। राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थियों का संबोधन करते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स आमंत्रित करते हैं और महात्मा गांधी 24 नवंबर 1933 को रायपुर के राजकुमार कॉलेज आते हैं। रायपुर के राजकुमार कॉलेज में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स। महात्मा गांधी राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं। 24 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी का रायपुर में 3 जगह संबोधन होता है। पहला, पंडित माधवराव सप्रे हाई स्कूल का मैदान, दूसरा मोहदापारा स्थित हरिजन बस्ती, तीसरा राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थियों का। 24 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ापारा स्थित मकान में ही ठहरते हैं, रात बिताते हैं। इसके बाद सुबह होता है 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर से आते हैं धमतरी।
25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर से आते हैं धमतरी। ध्यान दीजिएगा, 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं रायपुर से धमतरी और यहां पर महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं नथुजी जगताप। ध्यान दीजिएगा, धमतरी महात्मा गांधी आते हैं, धमतरी में महात्मा गांधी का आगमन होता है 25 नवंबर 1933। 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं धमतरी। धमतरी में महात्मा गांधी का आगमन, महात्मा गांधी का धमतरी आगमन, महात्मा गांधी का धमतरी आगमन, महात्मा गांधी का धमतरी आगमन होता है 25 नवंबर 1933 को और महात्मा गांधी का यहां पर स्वागत करते हैं नथुजी जगताप। महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं नथुजी जगताप और 25 नवंबर 1933 को ही धमतरी के 25 नवंबर 1933 को धमतरी के म्युनिसिपल हायर स्कूल, धमतरी के म्युनिसिपल हायर स्कूल में 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी के द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर से आते हैं धमतरी और धमतरी में महात्मा गांधी के द्वारा एक विशाल जनसभा का संबोधन किया जाता है। धमतरी में महात्मा गांधी का आगमन होता है 25 नवंबर 1933। महात्मा गांधी का धमतरी में स्वागत करते हैं नथुजी जगताप और महात्मा गांधी के द्वारा 25 नवंबर 1933 को ही धमतरी के म्युनिसिपल हायर स्कूल में एक विशाल जनसभा का संबोधन किया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी धमतरी में रात नहीं बिताते हैं और धमतरी से सीधे जाते हैं राजिम। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं राजिम। महात्मा गांधी 25 नवंबर 1933 को आते हैं राजिम, धमतरी से सीधे आते हैं राजिम। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी 25 नवंबर 1933 को आते हैं धमतरी से राजिम। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का राजिम आगमन होता है 25 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी का 25 नवंबर 1933 को आगमन होता है राजिम। महात्मा गांधी का राजिम आगमन, महात्मा गांधी का राजिम आगमन। जैसा कि हम जानते हैं राजिम में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। राजिम में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी का राजिम में स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी धमतरी से आते हैं राजिम। राजिम में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी को जब पता चलता है कि 23 नवंबर, महात्मा गांधी को पता चलता है कि 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में राजिम में चलाया गया था अछूतो उद्धार आंदोलन। अछूतो उद्धार आंदोलन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया गया था अछूतो उद्धार आंदोलन। अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। हरिजनों का प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। हरिजनों का प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। इससे महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए
कि मैं आज 1933 की स्थिति में अछूतो उद्धार आंदोलन चला रहा हूं, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा मुझसे 8 साल पहले ही अछूतो उद्धार आंदोलन राजिम के राजीव लोचन मंदिर में चलाया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने अछूतो उद्धार के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रणी या गुरु कहा। इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतो उद्धार के क्षेत्र में अपना अग्रणी या गुरु माना। तो इस प्रकार से अछूतो उद्धार के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रणी या गुरु माना। इसके बाद महात्मा गांधी 25 नवंबर 1933 से सीधे पहुंचते हैं रायपुर, और रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में अपना रात बिताते। अर्थात 25 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने अपना रात बिताया है, उनका आवास स्थल रहा है पंडित रविशंकर शुक्ल का बूढ़ा पारा स्थित मकान। तो ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी वापस रायपुर आ चुके हैं और महात्मा गांधी 25 नवंबर 1933 की रात काट रहे हैं रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में। इसके बाद अगली सुबह अर्थात 26 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर से निकलते हैं बिलासपुर की ओर। सबसे पहले पहुंचते हैं बलौदा बाजार से महात्मा गांधी आते हैं भाटापारा। 26 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं बलौदा बाजार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद आते हैं भाटापारा में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी पहुंचते हैं मुंगेली, और मुंगेली में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं बिलासपुर, और बिलासपुर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। तो महात्मा गांधी बिलासपुर पहुंचते हैं 26 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी बिलासपुर पहुंचते हैं 26 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी का बिलासपुर आगमन होता है 26 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी का बिलासपुर आगमन होता है 26 नवंबर 1933, और महात्मा गांधी का बिलासपुर में स्वागत करते हैं बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा बिलासपुर में महात्मा गांधी का स्वागत किया जाता है 26 नवंबर 1933 को। अब महात्मा गांधी बिलासपुर में भी स्थान पर जाकर जनसभा को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी बिलासपुर में 26 नवंबर 1933 को ही जाते हैं बिलासपुर के कंपनी गार्डन जाते हैं महात्मा गांधी, और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। कंपनी गार्डन में महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी को 1000 रुपए का चंदा प्रदान किया जाता है, जिसे महात्मा गांधी जमा करते हैं हरिजन कल्याण कोष में। तो इस प्रकार से कंपनी गार्डन के महात्मा गांधी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया जाता है, और यहां पर महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी को 1000 रुपए का चंदा प्रदान किया जाता है, जिसे महात्मा गांधी जमा करते हैं हरिजन कल्याण कोष में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को महिलाओं के द्वारा कंपनी गार्डन में प्रदान किया जाता है 1000 रुपए का चंदा।
इसी दिन 26 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं बिलासपुर के शनिचरी बाजार, बिलासपुर के आते हैं शनिचरी बाजार, और यहां पर भी महात्मा गांधी के द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है। यहां पर बिलासपुर की जनता के द्वारा महात्मा गांधी को 2000 रुपए का चंदा प्रदान किया जाता है, जिसे महात्मा गांधी हरिजन कल्याण कोष में जमा करते हैं। अर्थात हरिजनों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी को विभिन्न स्थानों पर जो चंदा मिलता है उसे महात्मा गांधी हरिजन कल्याण कोष में जमा करते हैं, जिससे हरिजनों का कल्याण किया जा सके। इसके बाद महात्मा गांधी आते हैं बिलासपुर के गांधी चौक। महात्मा गांधी बिलासपुर के गांधी चौक आते हैं और यहां पर भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। क्योंकि इस चौक में महात्मा गांधी का संबोधन होता है, इसीलिए तब से यह चौक कहलाता है गांधी चौक। तो इस प्रकार से इस चौक का नाम गांधी चौक पड़ता है 26 नवंबर 1933 को। आज जो हम देखते हैं बिलासपुर में जो गांधी चौक स्थित है, जहां पर पीएससी की कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर उस चौक का नाम गांधी चौक पड़ता है 26 नवंबर 1933 को, क्योंकि 26 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी के द्वारा उस चौक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है। तब से 26 नवंबर 1933 से उस चौक का नाम पड़ जाता है गांधी चौक, जहां पर कई पीएससी के इंस्टीट्यूट आज गांधी चौक बिलासपुर में मौजूद है। उसका नामकरण हुआ है 26 नवंबर 1933 को। यहां पर 26 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी एक रात काटते हैं बैरिस्टर छेदीलाल के घर में। महात्मा गांधी एक दिन 26 नवंबर 1933 की रात काटते हैं बिलासपुर स्थित बैरिस्टर छेदीलाल के मकान में। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग 27 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी आते हैं वापस बिलासपुर से रायपुर, और एक दिन महात्मा गांधी 27 नवंबर 1933 को रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में विश्राम करते हैं, और अगले दिन सुबह 28 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी सुबह सुबह निकल जाते हैं नागपुर की ओर। तो यहां पर हमने समझा कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में कुल आवास रहा है, छत्तीसगढ़ में कुल समय उन्होंने व्यतीत किया है 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933। 27 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी अपनी रात बिताते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के बूढ़ा पारा स्थित मकान में, और 28 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी रायपुर से निकल जाते हैं नागपुर की ओर। महात्मा गांधी के साथ आए थे मीराबेन ठक्कर बापा तथा इनके निजी सचिव महादेव देसाई। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ दूसरी बार आने का उद्देश्य था हरिजन उत्थान आंदोलन या दलित उत्थान आंदोलन या अछूतो उद्धार आंदोलन, और इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा छत्तीसगढ़ में अपने दूसरे बार आगमन के दौरान चलाया गया अछूतो उद्धार आंदोलन। तो यह हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का दूसरी बार आगमन 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933, और यही है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में अछूतो उद्धार आंदोलन 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933। महात्मा गांधी के इस यात्रा से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा गांधी मीमांसा की रचना की गई। ध्यान दीजिएगा, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा महात्मा गांधी के इस यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना की गई। गांधी मीमांसा की रचना की गई पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा। पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा महात्मा गांधी के इस यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना की गई। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933, और यही कहलाता है छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का अछूतो उद्धार आंदोलन। जय हिंद, जय भारत।